तो आपको पता चला? अब तक नहीं पता चला? अब सुन लो, हमारी वॉरियर सीरीज में हमने चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कवर कर लिया है। वॉरियर सीरीज हमारी सीरीज है जिसमें हम लाइव आके वन शॉट में पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। तो हमने पीडब्ल्यू फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को 3 आवर्स में डिटेल में कवर किया, डिस्कस किया, जहां पे हमने सारे टॉपिक्स तो पढ़े ही पढ़े, हमने साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी वहां पे डिस्कस करे, जहां पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया, राइट। तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो यू हैव टू गो टू पीडब्ल्यू फाउंडेशन यूट्यूब चैनल, वहां पे ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। मैम यहाँ पे क्या होने वाला है? तो यहाँ पे हो रही है बेटा समरी यानी कि हम ये देखने वाले हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या डिस्कस किया, और एक क्विक तरीके से क्या हो जाएगी, हमारी रिविजन हो जाएगी। सो दिस इज मोर ऑफ अ रिविजन ऑफ द चैप्टर जो हमने वॉरियर में पढ़ा। तो जल्दी से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, हमारी बॉडी में एक्चुअली में बहुत कुछ हो रहा है, और ये सारी एक्टिविटीज कराने के लिए हमारी बॉडी का कोई एक सिंगल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक साथ जब कोऑर्डिनेट करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, तो हमारी बॉडी में इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म हो पाते हैं। जैसे कि भाई एक ये लड़की है, जब ये यहाँ पे रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे इसको केवल इसके दिमाग की नहीं, आंख की नहीं, इसको अपने लेग्स की भी जरूरत पड़ रही है, इसकी बॉडी की मसल्स भी यूज हो रही हैं, हॉर्न सुनने के लिए पीछे से ईयर भी यूज हो रहे हैं, रेड लाइट देखने के लिए आईज यूज हो रही है, ब्रेन यूज हो रहा है, यानी कि अलग अलग ऑर्गन साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो जाके इसके एक फंक्शन, एक एक्टिविटी हो पा रही है। अब हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से हो पाता है। नर्वस सिस्टम में बेटा हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने प्लांट्स में भी देखा, यहाँ पे हमने प्लांट मूवमेंट्स एंड प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। जब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से निकलती हुई एक लंबी सी पूंछ होती है, राइट, जो कि एनक्लोज्ड होती है विद इन दी बैकबोन। इस चीज को प्लीज नोट करेंगे बेटा, स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट इक्वल टू बैकबोन। बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है और वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से अटैच्ड होती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क है नर्व्स का, और यही नर्व्स जो होती है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। हमारी बॉडी में 2 तरीके की नर्व्स पाई जाती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। जो नर्व्स हमारे ब्रेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ब्रेन से अराइज हो रही है, उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। जो नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से क्या है, अराइज हो रही है, उनसे अटैच्ड है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड देयर आर 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग क्या है, अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स हैं जो हमें अलग अलग तरीके के स्टिमुलाई को सेंस करने में मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि स्टिमुलाई क्या होता है। तो स्टिमुलाई ऐसी कोई भी चीज जिसको बॉडी हमारी सेंस कर सकती है, उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। जैसे कि बेटा फोटो रिसेप्टर आईज में लाइट को सेंस करते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज के अंदर स्मेल को सेंस करते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर हमारी टंग में होते हैं, टेस्ट को सेंस करने में मदद करते हैं, फोनो रिसेप्टर्स ईयर में होते हैं और साउंड को सेंस करने में हेल्प करते हैं, थर्मो रिसेप्टर स्किन में होते हैं, वो हीट या कोल्ड को सेंस करने में मदद करते हैं, नोसिसेप्टर स्किन में होते हैं, वो पेन को सेंस करने में मदद करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि न्यूरॉन क्या होता है। देखो बेटा, न्यूरॉन एक सिंगल सेल होता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, इसको नर्व सेल भी कहा जाता है। इसका काम होता है सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। अब जब बहुत सारे न्यूरॉन इस तरीके के एक साथ आते हैं तो नर्वस टिश्यू बनता है। नर्वस टिश्यू से हमारे ऑर्गन जैसे कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनता है। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, सब ये अलग अलग ऑर्गन जब मिलते हैं तो नर्वस सिस्टम बनता है। फिर हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा, दिस इज हाउ अ न्यूरॉन लुक लाइक। ये इसका मेन सेल बॉडी है, यहां से इसका साइटोप्लाज्म के जो ब्रांचिंग निकल रही है उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में इसके सारे ऑर्गेनेल्स पड़े हैं। एक लंबी सी पूंछ निकल रही है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन जहां पे खत्म होता है उसको नर्व एंडिंग या फिर एक्सोनल एंडिंग बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हो ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। अब बेटा इसके आखिरी में ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इनको सिनेप्टिक नॉब कहा जाता है। जब एक्सॉन इस तरीके की कवरिंग से कवर्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। इस कवरिंग का नाम है माइलिन शीथ, और जब ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जब माइलिन शीथ नहीं है तो क्या होगा बेटा, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। इस तरीके से बेटा हमने जो भी पढ़ा, यहाँ पे हमने टेबल्स के थ्रू क्या करा था, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने नोट्स में नोट डाउन किया था। अब जब बात होती है सिग्नल्स के एक जगह से दूसरी जगह जाने की, तो हमने ये भी देखा कि जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं विद द
विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। तो सबसे पहले वो डेंड्राइट को मिलते हैं, डेंड्राइट से सेल बॉडी उसको एक्सॉन को दे देता है, एक्सॉन उसको दे देती है नर्व एंडिंग को, एंड अगेन नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को मिल जाता है सिग्नल विद द हेल्प ऑफ सब केमिकल्स। अब होता क्या है बेटा, कोई भी दो न्यूरॉन के बीच में हम देखते हैं तो छोटा सा गैप दिखाई देता है, दैट छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज नोन एज साइनैप्स। तो ये दोनों बिल्कुल चिपके नहीं हुए, इनके बीच में गैप है, उस गैप को हम साइनैप्स बोलते हैं। तो जो भी यहाँ से बेटा जो भी यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, वो यहाँ पे आके क्या होता है बेटा, रुक जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे पास ऑन नहीं हो पाता। तो अब होता क्या है बेटा, यहाँ से कुछ केमिकल्स निकलते हैं और वो केमिकल साइनैप्स के थ्रू होते हुए दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचते हैं और मैसेजेस को आगे पहुंचाते हैं। तो ये साइनैप्स हो गया बेटा। इसके अलावा हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पढ़ा था। ये हमारा क्या है, न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है। इसकी जो नर्व एंडिंग है, जब वो किसी मसल के साथ कॉन्टैक्ट में आती है तो उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। हमने बेटा कुछ इस तरीके से अच्छे क्वेश्चंस भी क्या करे थे, डिस्कस करे थे। अभी मैंने एक टर्म बोला मोटर न्यूरॉन, है क्या। हमारी बॉडी के अंदर बेटा 3 तरीके के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। बेटा वो न्यूरॉन जो क्या करते हैं, रिसेप्टर से स्टिमुलस को उठा के हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं, उन न्यूरॉन्स को हम सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, इंटरन्यूरॉन। उनका काम होता है सेंसरी न्यूरॉन जो भी इंफॉर्मेशन लाया है उसको पिक करके मोटर न्यूरॉन को देना। मोटर न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को, उस सिग्नल को लेके इफेक्टर के पास लेके जाता है। इफेक्टर को जैसे ही सिग्नल मिलता है, इफेक्टर काम करता है, कुछ मूवमेंट कराता है, यानी कि कुछ रिस्पॉन्स जनरेट कराता है। एंड इस तरीके से ये क्या है बेटा, 3 तरीके के न्यूरॉन्स हैं। जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके जाए सीएनएस तक, वो सेंसरी न्यूरॉन। जो सीएनएस से इंफॉर्मेशन लेके जाए इफेक्टर तक, वो मोटर न्यूरॉन। और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनवाए वो हो गया इंटरन्यूरॉन। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने अलग अलग तरीके के एक्शंस एंड मूवमेंट्स की बात करी। जो एक्शंस हमारी बॉडी अपने आप खुद कंट्रोल कर सकती है, जिनको हम सोच समझ के अपने विचारों के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे एक्शंस को, ऐसे मूवमेंट्स को हम ऐसे एक्शंस एंड मूवमेंट्स को हम वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। जैसे कि मैं अपनी मर्जी से चल रही हूं, अपनी मर्जी से लिख रही हूं, अपनी मर्जी से डांस कर रही हूं एंड सो ऑन, राइट। तो वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, जंपिंग क्या हो गया, वॉलंटरी एक्शन हो गया। यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व है, यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व है। व्हेन वी टॉक अबाउट इनवॉलंटरी एक्शंस, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे एक्शंस एंड मूवमेंट्स हो रही है जिनको मैं चाह के भी अपनी सोच के थ्रू क्या नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो मेरा ब्लड पंप हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हार्ट, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, इवन थिंकिंग अबाउट इट। हाँ, तो मेरी सोच उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है बेटा, मैं उसको अपनी सोच से कंट्रोल नहीं कर सकती। बट यहाँ पे एक पार्ट होता है ब्रेन का जो इन सब चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि यहाँ पे हो गया बेटा पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होना। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क। हमारी बॉडी को जब कोई ऐसा स्टिमुलस मिलता है जिसमें क्या होता है, एक सडन हमारी बॉडी को लगता है कि ये तो हार्मफुल हो सकता है, उस टाइम पे हमारी बॉडी कुछ सडन क्विक इनवॉलंटरी एक्शंस कराती है। उन एक्शंस एंड मूवमेंट्स को हम रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा, मैंने किसी गर्म पतीले को, किसी गर्म फ्राई पैन को एकदम से हाथ लगाया तो एकदम से मैं अपना हाथ पीछे कर लूंगी। यहाँ पे क्या है बेटा, हीट को सेंस किया, तो हीट यहाँ पे स्टिमुलस हो गया, हीट को सेंस किया मेरी बॉडी ने, मेरी बॉडी को लगा कि ये तो हार्मफुल हो सकता है, तो मेरी बॉडी ने क्विकली क्या करा दिया, मुझे बिना बताए खुद ही कि उसने क्या करा दिया, इनवॉलंटरी एक्शन किया। उसने अपना हाथ, मतलब मेरी बॉडी ने अपना हाथ पीछे खुद कर लिया। सच टाइप ऑफ सडन मूवमेंट जो हमारी बॉडी हमको, ठीक है, हमारी मर्जी से नहीं खुद ही कर लेती है, ऐसे इनवॉलंटरी एक्शंस बेटा जो बिना सोचे समझे हमारी बॉडी करती है हार्मफुल स्टिमुलस से हमें बचाने के लिए, ऐसे एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं। यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाले सारे के सारे एक्शंस जो होते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म कराता है, ठीक है। बाद में एक मेमोरी जो होती है इंसिडेंट की, उस इवेंट की, हमारे ब्रेन में जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। पेपर में बेटा रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन कराने के लिए जब मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो कौन सा रास्ता फॉलो कर रहे हैं, उस रास्ते को, उस पाथ को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने और बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे। यहाँ पे पुकी पॉइंट टू रिमेंबर क्या था, पुकी पॉइंट टू रिमेंबर हमने ये देखा कि न्यूरॉन जो है फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो काम कर रहा है बेटा, वहां पे नर्व्स हो गई, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इनके अंदर भर भर के न्यूरॉन है और यही एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस को, सिग्नल्स को कैरी करके लेके जाते हैं। अब बेटा जो डायरेक्शन होती है नर्व इंपल्स की, सबसे पहले डेंड्राइट को मिलता है,
है ना, डेंड्राइट से सेल बॉडी को, सेल बॉडी से एक्सॉन को, एक्सॉन से नर्व एंडिंग को, फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को। गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स को हम साइनैप्स बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। सबसे पहले जब हम देखते हैं रिफ्लेक्स आर को, तो स्टिमुलस रिसेप्टर रिसीव करते हैं, रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन को देते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन को देता है सिग्नल, देन इफेक्टर एंड देन रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इसके बाद हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करी थी। ह्यूमन ब्रेन के मेनली क्या है, 3 पार्ट्स है। ह्यूमन ब्रेन मेन पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है, राइट। तो ये सेंटर है बेटा कोऑर्डिनेशन का, सारी एक्टिविटीज यहीं से कोऑर्डिनेट हो रही हैं, हम सोचते समझते इसकी वजह से हैं, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो बेटा आपको यहाँ पे जो ऑरेंज पार्ट दिख रहा है, दिस इज द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में मेन पार्ट भी क्या है, सेरिबेरम है, सेरिब्रम, नॉट सेरिबेरम, इट्स सेरिब्रम। सेरिब्रम बेटा सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का, इसकी वजह से ही हम क्या करते हैं, सोचते हैं समझते हैं, सो दिस इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके अलावा बेटा यहाँ पे थैलेमस पाया जाता है, ठीक है। तो जो भी चीजें हमारे, जो भी मैसेजेस सिग्नल हाइंड ब्रेन को मिलती हैं वो मिड ब्रेन को देता है, मिड ब्रेन थैलेमस को देता है, और थैलेमस फिर दे देता है किसको, सेरिब्रम को, राइट। तो बेसिकली रिले सेंटर की तरह काम करता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके इधर की तरफ, आगे की तरफ पास ऑन करता है। हाइंड ब्रेन मिड ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके सेरिब्रम को देने का काम करता है थैलेमस। थैलेमस के नीचे ही एक पार्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब ही बिलो होता है, तो बिलो थैलेमस, राइट। इसका काम क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमारा जो भूख लगती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक नींद आ जाती है, प्यास लगना, ये सब चीजें बेटा हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारा जो ब्रेन है बेटा, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कॉर्पस कैलोसम करता है। इसके अलावा बेटा मिड ब्रेन जो होता है ये ब्रिज की तरह काम करता है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है, और कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस में भी ये इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हाइंड ब्रेन, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। जो भी बैलेंसिंग हो रही है बेटा, आप स्कूटी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, आप बैलेंस कर रहे हो बॉडी को, आपका पोस्चर मेंटेन हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सेरिबेलम। बेलम से बेल की साउंड आ रही है, बैलेंस की साउंड आ रही है, तो बैलेंसिंग में हेल्प करता है। सेरिब्रम से कंफ्यूज नहीं होना है। पॉन्स बेटा हमारे ब्रीदिंग रेट को और हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। मेडुला हमारी बॉडी के ज्यादातर इनवॉलेंट्री एक्शंस मेडुला कंट्रोल करता है, हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, टेस्टी खाना देख के सलाइवा आ जाना, वोमिटिंग आ जाना, स्नीजिंग, कॉफिंग, ये सब कंट्रोल करने का काम हाइंड ब्रेन का होता है। उसके बाद हमने देखा कि हमारी बॉडी के ये जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जिनका नाम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन के ऊपर एक बोन पाई जाती है जिसका नाम होता है क्रेनियम, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है बैकबोन, या जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे मेनिंजेस पाए जाते हैं जिनके बीच में कुछ फ्लूइड भरी होती है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये कुशन की तरह, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। इसके बाद बेटा यहाँ पे पुकी पॉइंट टू रिमेंबर क्या था, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, इसी की वजह से हम सोचते समझते हैं। लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन जो है कॉर्पस कैलोसम क्या करता है बेटा, ज्वाइन करता है। सेरिबेलम हमारी बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। मेनिंजेस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अलोंग विद द क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारे नर्वस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर बेटा हमने यहाँ पे क्या देखा, फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमारी बॉडी के अंदर मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं कर रहे, इवन जो हार्मोन्स होते हैं वो मैसेंजर मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं और हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कराने में वो मदद करते हैं। जैसे कि बेटा हमारे हाइपोथैलेमस में से रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं, ये हार्मोन्स निकल के पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं कि चलो भाई हार्मोन सिक्रीट करो। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है बेटा, ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है, उसमें से एक हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन गया तो आप बहुत विशाल बन जाओगे, जियांट बन जाओगे, जियान की तरह, जियांटिज्म, ठीक है। और अगर आप छोटे मतलब हाइट, अगर बॉडी में कम जीएच रिलीज होगा तो छोटे रह जाओगे, डॉर्फिज्म क्या होगा बेटा, होगा उससे। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाता है। हमारी बॉडी में बेटा जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स है उसका मेटाबॉलिज्म ये करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी होगी तो ये थायराइड ग्लैंड फूल जाएगा और एक बीमारी होगी जिसका नाम है गोइटर। पेनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं। इंसुलिन का काम होता है ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज बढ़ गया है उसको कम करना, और ग्लूकागॉन का काम बिल्कुल विपरीत है। अगर ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो गया है ब्लड के अंदर तो वो उसको बढ़ा देता है, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है वेरी गुड डायबिटीज, है ना। एड्रीनल ग्लैंड बेटा हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, इसका काम होता है एड्रेनलिन बनाना। तो हमारी बॉडी जब किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आती है, राइट, इमरजेंसी सिचुएशन मतलब पैनिक हो रहा है ना, जैसे कि कुत्ता पीछे बढ़ गया तो भाई अब क्या होगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, है ना, आपका रेस्पिरेशन रेट, आपका चेहरा लाल होने लगेगा, है ना।
तो उस टाइम पे बेटा ये सब जो आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे सब एड्रेनलिन की वजह से आएंगे। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है बाय टेस्टिस, तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी चेंजेस आते हैं, डैडी मूंछ आना, अंडरआर्म्स में हेयर आना, स्पर्म डेवलपमेंट होना, स्पर्म का प्रोडक्शन होना, ये सब टेस्टोस्टेरोन कराता है। फीमेल्स के अंदर ओवरी होती है बेटा, ओवरी का काम होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनाना, ठीक है। ईस्ट्रोजन का काम होता है बेटा, प्यूबर्टी के टाइम पे सारे चेंजेस एस्ट्रोजन की वजह से आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल भी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, आवाज चेंज होना, ठीक है, प्यूबिक एरिया, अंडर आर्म एरिया में हेयर ग्रोथ होना, उनके मेंसेस पीरियड स्टार्ट हो जाना, तो ये सब एस्ट्रोजन का काम है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है। पीनियल ग्लैंड बेटा ब्रेन में होता है, मेलाटोनिन रिलीज करता है, हमें नींद इसकी वजह से आती है। थाइमस बेटा यहाँ पे होता है, ये थाइमोसिन रिलीज करता है। थाइमोसिन बेटा हमारी बॉडी के कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है लिम्फोसाइट्स, ये टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने में मदद करता है। देन वी हैव पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथॉर्मोन रिलीज करता है, ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। की पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या था बेटा, हार्मोन, जो ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं उन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास कोई भी ट्यूब नहीं होती, तो जो भी हार्मोन ये बनाते हैं डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। इसके अलावा बेटा पेनक्रिया जो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह काम करता है, यानी कि वो हार्मोन भी बनाता है और वो डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स बनाने का भी काम करता है। याद करो वो पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, ठीक है। जो हार्मोन है वो कब कितना सिक्रीट होगा, कब तक सिक्रीट होगा, कब रुक जाएगा, ठीक है, ये सब चीजें कंट्रोल करता है बेटा फीडबैक मैकेनिज्म। इसके बाद बेटा हमने प्लांट के भी मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करा था। प्लांट के अंदर मेजरली दो तरीके की मूवमेंट्स होती हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नास्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। प्लांट भी हमारी तरह स्टिमुलस को सेंस कर सकते हैं, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट को छुई मुई के पौधे को बेटा जब हम हाथ लगाते हैं तो अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है। ऐसी मूवमेंट्स बेटा जब प्लांट क्या करता है, स्टिमुलस को सेंस करके एकदम से मूवमेंट दिखाता है, तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं होती, बट जो प्लांट्स होते हैं बेटा वो स्टिमुलस को सेंस करके मूवमेंट दिखाते हैं और उन मूवमेंट में ग्रोथ होती है, तो ऐसी मूवमेंट्स को हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं बेटा ये डायरेक्शनल हो सकती हैं, यानी कि डिपेंड करता है ये किस डायरेक्शन में हो रही है, स्टिमुलस कहाँ पे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सन है, सन से सनलाइट आ रही है तो हमारा जो शूट है प्लांट का वो लाइट को सेंस करता है और लाइट की तरफ ग्रो हो रहा है, क्योंकि ये लाइट की तरफ ग्रो हो रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। बट अगर हम रूट की बात करें बेटा, लाइट यहाँ है, रूट उसके विपरीत जा रहा है, उससे क्या हो रहा है बेटा, दूर जा रहा है, तो रूट क्या होता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है। अगर हम जियोट्रॉपिज्म की बात करें बेटा, ग्रेविटी नीचे है, रूट भी ग्रेविटी की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। बट अगर हम बात करें बेटा शूट की, ग्रेविटी नीचे है, शूट उसके विपरीत जा रहा है, तो क्या हो गया बेटा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट होता है। वापस आ जाते हैं बेटा, एक बार ग्रोथ हो गई तो हो गई है ना, बट बेटा अगर प्लांट की लीव्स क्लोज हो गई हैं तो खुल भी तो सकती हैं, तो ये काइंड ऑफ टेम्पररी या रिवर्सिबल होती हैं। ये सब प्लांट्स दिखाते हैं, तो बेटा ये वाली चीजें सब प्लांट्स नहीं दिखाते, ये स्लो है एंड ये फास्ट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमने अलग अलग तरीके की ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में बात करी थी। लाइट की वजह से जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है फोटोट्रॉपिज्म, जो ग्रेविटी की वजह से होती है जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविटोट्रॉपिज्म, जो वाटर की वजह से होती है हाइड्रोट्रॉपिज्म, जो केमिकल की वजह से होती है कीमोट्रॉपिज्म, और जो टच की वजह से होती है वो हो गया थिग्मोट्रॉपिज्म। इसके बाद बेटा लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट में हमने डिस्कस किया था प्लांट हार्मोन्स के बारे में। 3 हार्मोन्स होते हैं जब जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि बेटा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन बेटा क्या करता है, सेल को इलोंगेट करता है, फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प करता है, वो फ्रूट की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जिब्रेलिन जो है बेटा स्टेम को लंबा कर देता है, सीड को जर्मिनेट कराता है, फ्रूट और फ्लावर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन बेटा सेल डिवीजन को क्या करता है, प्रमोट करता है और लीव्स फ्लावर्स को बूढ़ा होने से रोकता है। एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन बेटा क्या है, ग्रोथ इनिबिटर्स की तरह काम करते हैं। जैसे ही प्लांट के लिए कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तो उस टाइम पे बेटा ये ग्रोथ को स्लो डाउन कर देते हैं। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। पानी की कमी होती है बेटा तो ये क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, सीड्स में डोरमेंसी कर देता है, यानी कि सीड की जो ग्रोथ है, जर्मेशन है, उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा इथाइलिन जो है ये गैसियस हार्मोन होता है, ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है, फ्रूट को पकाता है, और जब हमारा फ्रूट या लीफ क्या हो गई है बेटा, मैच्योर हो गई है, तो उसको ड्रॉप करा देता है। की पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन ग्रोथ इनिबिटर्स हैं। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। और इसी के साथ बेटा हमने बहुत सारे यहाँ पे क्या करे थे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे जो हमारे साल दर साल पेपर में आते हैं। अब आखिरी का की पॉइंट टू रिमेंबर ये है बेटा कि अगर हम चाहें तो बहुत अच्छे से, अभी भी हमारे पास वक्त है, हम बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। देर किस बात की, जल्दी से जाओ लेक्चर देखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।